हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए आज बाबू पुष्पी पाथों में लैंगिक जनन का पार्ट 3 लेकर गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण के शर्त क्या होते हैं, पर परागण के शर्त क्या होते हैं, और जब भी परागण क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसकी विशेषताएं क्या है, और यदि वायु द्वारा परागण होगा तो उसकी विशेषताएं क्या है, और एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए आज से बिना समय बर्बाद किए शुरुआत से चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि स्वपरागण होने के शर्त को बताएं। तो इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें आपको बताए थे कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। इसमें आपको बताए थे कि यदि किसी पुष्प का नर भाग, जैसे इसको बताए थे नर भाग पुंकेसर होता है, और मादा भाग बताए थे कि इसको बोलते हैं स्त्री केसर, जिसमें यह मादा भाग कहलाता है। कहते कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण यहाँ पर पहुंचे, यही परागकोश होता है, परागकण यहाँ पर पहुंचे और ये अपने आप पहुंच जाए, एक ही पुष्प होता है तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन यही दो पुष्प का हो, नर किसी और का और मादा किसी और का, और जब परागकण यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसको बोलते थे परपरागण। ठीक है, तो चलिए स्वपरागण परपरागण उम्मीद है जानते होंगे। अब देखिए, इसमें कहता है कि स्वपरागण होने के शर्त बताइए, जिसमें स्वपरागण की क्रिया यानी परागण अपने आप किसी एक ही पुष्प होगा, उनके शर्त क्या है। तो आप प्रश्न को आंसर लिखिएगा, स्वपरागण होने के शर्त निम्नलिखित है। और बस इसमें दो ही शर्त बताना है। पहला बताना है कि स्वपरागण होगा तो उसमें पुष्प जो है वह द्विलिंगी होने चाहिए, यानी कि इसमें वह नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में होगा तो उसे कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला बोलेंगे कि जो भी पुष्प होगा वह द्विलिंगी होना चाहिए। नंबर 2 बोलेंगे कि जब स्वपरागण क्रिया होगा ही, अपने आप होगा ही, तो जो स्वपरागण में पुष्प का नर भाग थोड़ा लंबा होता है और मादा भाग थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। यह अपने आप परागकण यहाँ से गिर के यहाँ चलाता है, यानी इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी स्वपरागण के होने के निम्नलिखित दो शर्त हैं। पहला शर्त है कि इसमें जो भी पुष्प है वह द्विलिंगी होना चाहिए। नंबर 2 है कि इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, न हवा चाहिए न जल चाहिए, यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप परागकण यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो दो शर्त बता देना है। चलिए, नंबर 2 प्रश्न आपका रहेगा कि पर परागण होने के शर्त को बताएं। ठीक है, तो इसके भी शर्त दो है। पहला शर्त है कि इसमें जो पुष्प है या तो एक लिंगी या द्विलिंगी, यानी कि या तो नर या मादा होगा, या तो दोनों के दोनों एक ही जीव में उपस्थित हो सकता है। तो इसमें पहला शर्त है पर परागण होने के निम्नलिखित दो शर्त है। पहला कह सकते हैं कि इसमें जो भी पुष्प है या तो एक लिंगी होना चाहिए या द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें नंबर 2 शर्त है बाबू कि इसमें जो भी पुष्प में परागण क्रिया संपन्न होगा तो इसमें माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है, यानी माध्यम में काम चाहिए। इसमें माध्यम न भी रहेगा तो काम चलता है, लेकिन इसमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए, या कोई जंतु से परागकण यहाँ से वहाँ पहुँचे। जैसे इसके पहले क्लास में बताए थे, जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण, यानी किसी माध्यम से होता था। तो इसमें माध्यम चाहिए, किसमें, जब परागण होगा तब। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन था स्वपरागण होने के शर्तों को बताएं। तो इसके शर्त निम्नलिखित दो हैं। पहला बताना है इसमें पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। नंबर 2 बताना है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ठीक है, नंबर 2 प्रश्न है पर परागण होने के शर्तों को बताएं। तो बताना है सबसे पहले कि इसमें जो भी पुष्प है एक लिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए। नंबर 2 शर्त है कि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है, यानी एक माध्यम चाहिए, या तो जल चाहिए या कोई जंतु चाहिए, लेकिन एक माध्यम आवश्यकता होती है। ठीक है, और चलिए के बाद सबसे इंटरेस्टेड होगा में तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि यदि कोई पर परागण क्रिया, यानी कि नर भाग से परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र में यदि कीट द्वारा जाता है, कोई कीट पतंग आके पहले परागकोश में बैठ जाए और यहाँ से उसके पैर में परागकण चिपक जाए और यहाँ पहुँच जाए, यानी कीट द्वारा परागण क्रिया होती है, तो उसकी विशेषता क्या होती है, उस पुष्प में क्या क्या खास देखने को मिलता है। तो देखिए, इसका पहला खूबी है कि जो भी कीट द्वारा परागण होगा ना, उसके पुष्प रंगीन दिखाई देंगे। जितने भी रंगीन पुष्प दिखाई देता है उस सब का रीजन है कि उसमें परागण किससे होता होगा, कीट से होगा। सब पुष्प में कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लगभग 90% पुष्प जो होता है वह परागण कीट द्वारा होगा, तो पुष्प क्या दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला विशेषता पुष्प रंगीन होते हैं। नंबर 2, उसमें मकरंद ग्रंथि पाया जाता है, अर्थात यह ग्रंथि वही है जिससे फूलों का रस बनता है, यानी फूल के रस देख करके ही उसके पास भौरा आता है और उससे पुष्प से फूल का रस चूसता है और उसके पास मनराइत रहता है सर। ठीक है, तो पहला इसमें इसके पुष्प रंगीन होते हैं। नंबर 2, इसमें मकरंद ग्रंथि पाए जाते हैं। और थर्ड में है कि जो इसमें जो भी पुष्प होगा ना वह सुगंधित काफ़ी होगा,
दूर से महकेगा, लगेगी पुष्प के पास जाए नहीं, एकदम नाक में लगा सूंघते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला के बाद है कि इसके जो भी पुष्प होते हैं थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, छोटा पुष्प नहीं। गुलाब के पुष्प देखे होंगे क्या बड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, सरसों का फूल देखिए थोड़ा छोटा होता है, उसका सुगंधित भी नहीं रहता है, तो वह कीट से नहीं होता होगा। ठीक है, तो जो भी पुष्प होते हैं इसके बड़े होते हैं। और तीसरा जो सबसे लास्ट जो है, इसमें कहेंगे कि परागकण इसमें अधिक मात्रा में बनता है। परागकण जो भी बनता है पुष्प में, इस यदि कीट से होगा तो परागकण क्या होता है वो अधिक बनते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए शॉर्ट में हाल ही क्वेश्चन था कि कीट परागित पुष्प की विशेषता को बताए। आपको आंसर में लिखना है कि कीट परागित पुष्प की विशेषता निम्नलिखित है। पहला बताना है कि इसके पुष्प रंगीन होते हैं। नंबर 2 बताना है इस पुष्प में मकरंद ग्रंथि पाए जाते हैं, अर्थात फूलों का रस उसमें उसी से बनता है, ग्रंथि से। थर्ड बताना है कि इसके पुष्प जो होते हैं वह सुगंधित होते हैं। इसके बाद चौथा है कि इसके पुष्प जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट बोलना है कि कीट द्वारा परागित जो भी पुष्प होगा उसमें परागकण की मात्रा अधिक बनती है। ठीक, इसकी उल्टा से एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वायु द्वारा जब परागण क्रिया होगी तो उस पुष्प की विशेषता क्या होगा। तो जब आपको ये कीट द्वारा याद है ना, तो वायु वाला तो कोई भारी नहीं पड़ेगा, सुबह हल्का है। तो देखिए एकदम ठीक इसका उल्टा बोलना है। वो देखिए उसमें था कि पुष्प रंगीन होता है, इसके कहेंगे पुष्प रंगीन होते हैं, यानी रंग का कोई मायने रखता नहीं है, इसमें कैसे रहेगा पता नहीं चलेगा पुष्प है बोला है। ठीक है, तो पहला पुष्प रंगहीन होते हैं। नंबर 2 इसमें मकरंद ग्रंथि नहीं पाया जाता है, इसके आसपास भरा मन नहीं मंडराता है सर। और इसके बाद थर्ड इसका है कि इसके पुष्प असुगंधित होते हैं, यानी सूंघला पर ना सूंघाई देगा, एकदम अच्छा ना लगेगा सूंघे में। ठीक है, उसके बाद से सबसे चौथा में देख लेते हैं तो इसके पुष्प थोड़ा छोटे छोटे, जैसे सरसों के फूल बताए ना, तो छोटे छोटे होते हैं। और इसमें परागकण की मात्रा कम बनती है ना। ठीक, इसको उल्टा बताना होगा, ये रंगीन होते हैं तो ये रंगहीन होते हैं। इसमें मकरंद ग्रंथि पाया जाता है तो इसमें ग्रंथि नहीं पाया जाता है। यह होता है सुगंधित, तो यह क्या बोलना है असुगंधित। इसमें बोलना है पुष्प बड़ा होता है तो यह पुष्प क्या होता है छोटा होता है। इसमें परागण की मात्रा अधिक बनती है तो इसमें परागण की मात्रा कम बनती है। ठीक है बाबू, उम्मीद है कि सही क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे लास्ट में आते हैं क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप देखते हो किताब में या कोई गेस्ट पेपर में जो ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर स्पष्ट करें। पहले इसमें देखते हैं कि कहते कि उसको है, तो एक होता है वो अनावृत बीजी और एक होता है आवृत बीजी। ठीक है, तो इसमें कहा कहते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होगा ना और एंजियोस्पर्म में, इसमें अंतर यही होता है कि इसमें जो भी पौधे बनते हैं उसके पुष्प जो होते हैं, पुष्प एका में दिखाई देता है, लेकिन इसमें पुष्प होता ही नहीं है। इसमें एंजियोस्पर्म में इसमें पुष्प होता ही नहीं है, लेकिन इस पौधे के पुष्प दिखाई देते हैं सर। तो पहला इसमें अंतर आप समझ सकते हैं। इसमें बोलना इसमें पुष्प होते हैं, इसमें पुष्प नहीं होते हैं। लेकिन हमें जैसे बांटे उसे लिखना नहीं है, हमको पहले बताया था क्लास में कि इसको हम समझा रहे हैं से बांट के। आपको यदि प्रश्न लिखना हो तो बताना, नीचे आंसर लिखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर निम्नलिखित है, और लिख करके पहला में लिखना क्या है, तो पहला में लिखना है कि इनमें पुष्प होते हैं, और जबकि लगा के होगा में लिखना है कि इनमें, जबकि एंजियोस्पर्म में पुष्प नहीं होते हैं, यानी बांट के नहीं जबकि लगा के लिखना है सर। ठीक है, चलिए के बाद हम लास्ट में बोल देंगे, फिलहाल अभी सुन लीजिए। इसमें पुष्प होते हैं, उसमें पुष्प नहीं होते हैं। इसमें नंबर 2 का आता है इसके बीज नग्न होते हैं, यानी इसके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, यह खुद अपने आप एक बीज होवे करता है। ठीक है, तो इसके बीज नग्न होते हैं, लेकिन इसके जो बीज होते हैं ना, इसके ऊपर कवर होता है सर। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसके में बीज नहीं होते हैं। जैसे पाइनस यदि आप देखे होंगे तो खुद एक अपने आप बीज ही होता है, वह फल भी होता है और बीज भी होता है। लेकिन यदि आप इसमें एग्जाम्पल देखें तो गेहूँ और चावल, सभी गेहूँ चावल के ऊपर एक कवर होता है, देखे होंगे। वो खलकोइया हटा दिएगा तब अंदर से बीज मिलता है। ठीक है, तो इसके बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, इसके बीज ढका होता है, बाहर से झपा होता है। और थर्ड है कि यह जो बीज है ना सर, फलों के अंदर होता है, फलों के अंदर नहीं होता, यानी बाहर होता है। और यह जो होते हैं यह सब फल के अंदर होते हैं। इसमें जो भी है पुष्प में जो बीज दिखाई देगा यह फल के अंदर होता है। देखिए ये अंदर था ना, कवर के अंदर होता है, यह कवर के बाहर होता है सर। ठीक है, इसमें निषेचन केवल एक ही बार होता है, यानी इसमें एकल निषेचन होता है। और इसमें बोलना है कि इसमें निषेचन दोहरा निषेचन होता है, इसमें 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, एक बात पचमा आपका है कि इसमें का जो नरयुग्मक होता है, परागकण होता है, यह चल होता है, नहीं कि एक जगह दूसरी जगह जाते रहता है, लेकिन इसका परागकण अचल होता है, जहाँ रहेगा वहीं स्थिर होता है। ठीक है, चलिए वो एक बात सबसे लास्ट देखते हैं कि इसमें जो भ्रूणपोष होगा ना, भ्रूणपोष जो होगा यह निषेचन से पहले बनता है। इसमें जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीज में, और इसमें जो भ्रूणपोष होता है यह निषेचन के बाद बनता है। ठीक है, लिखना कैसे है इसको बता देता है, सुनिए पहले।
क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्वेश्चन रहेगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो नीचे आंसर लिखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर निम्नलिखित है। पहला हम लिखेंगे जिम्नोस्पर्म में पुष्प होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म में पुष्प नहीं होते हैं। पहला खत्म। नंबर 2 में लिखना है जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं और जबकि एंजियोस्पर्म का बीज ऊपर कवर से ढका होता है या किसी कवच से ढका होता है। ठीक है, तीसरा बोलना है कि जिम्नोस्पर्म के बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म फलों के अंदर बंद होते हैं। ये चौथा में लिखना है कि जिम्नोस्पर्म में निषेचन क्रिया केवल एक ही बार होता है, एकल निषेचन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला 5वां में लिखना है कि जिम्नोस्पर्म के नर युग्मक चल होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म के नर युग्मक अचल होते हैं। ठीक है, एक बाद फिर लास्ट सबसे लास्ट लिखना है कि जिम्नोस्पर्म के निषेचन से पहले भ्रूणकोष का निर्माण हो जाता है जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद भ्रूणकोष का निर्माण होता है। जैसे में बता सकते हैं इसमें पाइनस होता है, साइकस होता है और इसमें जैसे में गेहूं या चावल होता है। ठीक है, इसके बाद का सब वीडियो में आपको बताएंगे परागकण क्या होता है और परागकण का सचित्र वर्णन करेंगे हम लोग, उसको विस्तार चलते हैं सर। ठीक है, बाकी आज का क्लास से इतना ही पर, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।